अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सैयद शाहज़र मेहदी और रौनक रमज़ान के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आपको मालूम है, रौनक रमज़ान एक पेशेंट अवेयरनेस ड्राइव है जिसमें रमज़ान और रमज़ान के साथ साथ जो हमारे पास वो ऐसे लोग जो होते हैं जो डायबिटिक होते हैं या फिर उनकी मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं, तो उनके बहुत सारे सवालात होते हैं जिनके जवाबात हम आपको आपके डॉक्टर के थ्रू जो दिलवा रहे होते हैं। इस वक्त हम हैदराबाद में मौजूद हैं और मेरे साथ मेरे को होस्ट यहाँ पे मिस्टर दानियाल मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त जो गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हैदराबाद के एक कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मोहम्मद सलीम साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ साथ हमारे पास ग़ुलाम फ़रीद मेमन साहब मौजूद हैं जो हमारे इस शो में आपके जो सवालात होते हैं उनके जवाबात दे रहे होंगे। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग आए और हमें एक मौका दिया कि हम अपनी नाज़रीन को हेल्प कर सकें जानने के लिए कि किस तरह से वो अपना ख्याल रख सकते हैं रमज़ान में भी, और जिस तरह से अब रमज़ान का अख्ताम होने लगा है तो रमज़ान के बाद भी वो किस तरह से अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। तो सर इस सिलसिले में मैं कुछ सवालात करना चाहूँगा कि जैसे कि हम देखते हैं सर, रमज़ान में जो है ना एक डाइट दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो बहुत ही ज़्यादा ऑयली फूड और चिकनाहट और इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं, और एक दूसरे सर वो जो कि ना बहुत ही ख्याल रख रहे होते हैं। तो सर दोनों तरह के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि रमज़ान में क्या करना चाहिए? कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नहीं खाते, बिल्कुल ही डेफिशिएंट की तरफ चले जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। तो सर दोनों का आपका क्या मैसेज होता है? थैंक यू दानियाल, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ वंडरफुल प्रोग्राम। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स का होना हमारे जो मरीज़ होते हैं उनके लिए भी एक आगाही का सबब बनते हैं। जैसा कि आपने बात की कि रमज़ान तो तकरीबन काफ़ी हद तक गुज़र चुका है और रमज़ान अख्ताम की तरफ है। तो देखिए, हमें रमज़ान से पहले भी अपने मरीज़ों को इस बारे में हिदायत देनी ज़रूरी होती है कि ताकि उनका रमज़ान खुश असलूबी से गुज़र सके, ताकि उनका जो इस रमज़ान का तजुर्बा अच्छा रहेगा तो वो अगले रमज़ान के लिए भी अच्छी से तैयारी कर सकेंगे। इसी दौरान अगर रमज़ान के दौरान भी अगर उनको ये हिदायत मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के थ्रू भी दी जाएँ कि किस तरीके से अपने शुगर के कंट्रोल को बेहतर रखना है या अपने सेहत के मामलों को किस तरीके से देखना है, तो हो सकता है कि रमज़ान के अख्ताम पे भी वो भी किसी नाखुशगवार वाक़े से नहीं गुजर सकते। तो अगर बात की जाए जहाँ तक जैसे कि आपने कहा कि रमज़ान अभी अख्ताम की तरफ है, हमें अपने मरीज़ों को जो ज़रूरी हिदायत देनी है कि रमज़ान से पहले और रमज़ान के बाद अपने मौलिद से ज़रूर मशवरा करें, ताकि रमज़ान से पहले जो अद्वियात का तयन किया गया है, अब क्या रमज़ान के बाद रमज़ान के दौरान अक्सर आपने देखा है लोगों को अच्छा वज़न भी कंट्रोल कर लेते हैं और इस दौरान उनका कंट्रोल शुगर का भी बेहतर हो जाता है। तो हमें ये फ़ैसला करने के लिए रमज़ान के बाद अपने मरीज़ को ज़रूर बुलाना होता है, ताकि हम ये फ़ैसला करें कि जो दवाइयाँ इनकी रमज़ान के दौरान हमने रखी थी, क्या उनको मज़ीद कम करने की ज़रूरत है या उनको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा सर, मैं इसी तरह आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह रमज़ान के अंदर हम डोजेस चेंज कर लेते हैं, तो क्या पेशेंट्स को वापस से रमज़ान ख़त्म होने के बाद खुद ही वापस उसी डोज पे चले जाना चाहिए जो रमज़ान से पहले ले रहे थे, या फिर डॉक्टर से एक बार मशवरा ज़रूर करना चाहिए? देखिए, आपके पहले तो मैं सबसे पहले आपका जो डाइट वाला सवाल है ना, वो एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हम जो इंडो पाकिस्तान में पर्टिकुलरली जो हम सिंध के जो लोग हैं वो रमज़ान में पकवान नहीं छोड़ सकते। जैसे आपने कहा ना कि हमारे बहुत सारे लोग पकवान खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं खाते, लेकिन मेरे ख्याल से 90% लोग पकवान खाना पसंद करते हैं। तो हम उनको एक ऑप्शन देते हैं कि आप अपनी जो पकवान है या जो भी जो तले हुए खाने हैं उनकी मिकदार को लिमिटेड कर दें, यानी छोटे छोटे पोर्शन में खाएँ। ऐसा नहीं हो जैसे इफ्तारी हो रही है, इफ्तार में आप 5-6 पकौड़े खा लें, फिर आप 2-3 समोसे खा लें, फिर रोल खा लें। तो उसकी मिकदार जो हम बताते भी हैं पेशेंट को कि आप इफ्तारी के टाइम पे 1 से 2 खजूर खा लें, साथ में घर का बना हुआ जो है ना वो नींबू पानी है या नमकीन लस्सी, और उसके साथ 1 से 2 पकौड़े और एक आध कोई समोसा खा लीजिए। फिर मगरिब की नमाज़ हो, उसके साथ आप कुछ हल्का फुल्का कुछ स्नैक्स के तौर पे खा लें, फिर रात का खाना खाएं, ताकि आपको एक मुतवाज़न ग़िज़ा भी मिल जाए और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना हो। कि रमज़ान में होता ये है कि आपकी जो पूरे दिन की शुगर जो नीचे होती है, जैसे ही वो जो ना इफ्तारी का सायरन बजता है, इसका शुगर आपके अचानक पीक पे चले जाती है। 350-400 शुगर के मरीज़ों की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से डाइट की के साथ साथ जो ड्रग की आपने एडजस्टमेंट की बात की, अमूमी तौर पे तो मरीज़ जिस तरह अभी आखिरी अशरा इस तरह हमारा चल रहा है और हमारा मरीज़ जब फॉलो पे आता है तो हम उनको पहले ही बता देते हैं, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं कि भाई ये नॉर्मल रूटीन की आपकी दवाई है और ये रमज़ान का शेड्यूल है। क्योंकि मरीज़ के लिए बार बार रमज़ान के आखिरी अशरे में या ईद के दौरान आना बड़ा मुश्किल होता है, जो आखिर लोग शॉपिंग में बिज़ी हो जाते हैं, दूसरे जो भी मामलात हैं, तो उनको पहले ही गाइड कर देते हैं कि भाई आपकी दवाई जो है रमज़ान के बाद जिस तरह आप नॉर्मल रूटीन में आते हैं तो वो दवाई की डोज़ ऑटोमेटिकली हम उनको बता देते हैं कि आप इस तरह नॉर्मल रूटीन में लेके आ जाएँ। लेकिन अगर कोई इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, जैसा सपोज़ किसी पेशेंट की शुगर बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है या बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, तो हम उसको ज़रूर कहते हैं कि अपने डॉक्टर को दोबारा मौलिद से मिलें और उसकी ड्रग की
एडजस्टमेंट ज़रूर करें, क्योंकि रमज़ान के अंदर ख़ास वो परेशानी होती है जब वो पेशेंट इंसुलिन वाले जो मरीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा परेशानी शुरू होती है कि शुगर गिरने के इम्कान बढ़ जाते हैं। इस टाइम उनके डोजेज़ को हम वैसे ही कम कर देते हैं सहरी के औकात वाली इंसुलिन को। तो ये कुछ अमेंडमेंट है जो ज़रूर करते हैं, साथ में ड्रग की मॉडिफिकेशन के साथ साथ इनकी डाइट के अंदर कि बहुत ज़्यादा मशरूबात इस्तेमाल ना करें। सर इफ्तार के टाइम पे लोग जामे शीरी, रूह अफ़ज़ा या जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो मिला जुला एक रुझान होता है, ये मरीज़ टू मरीज़ वेरी करता है। अगर पेशेंट एजुकेटेड है तो उनको रमज़ान में बता देते हैं भाई जैसे ही ईद स्टार्ट हो जाए तो अपनी दवाइयों को पुराने वाले रूटीन पे लेके आ जाइए। अच्छा सर, अभी मशरूबात का जिक्र हुआ तो आपके पास डायबिटीज़ के बड़े पेशेंट्स आते हैं और बहुत से जो लाल शरबत हैं ये ख़ास तौर पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो आप क्या मशवरा देते हैं? लाल शरबत पीना चाहिए ज़्यादा या फिर पानी पे ही रहना चाहिए? अच्छा देखिए दानियाल, मैं तो यकीन माने आजकल सुनने को मिलता है कि शुगर फ्री शरबत है, शुगर फ्री और चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें प्रॉपर तरीके से इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि उसमें क्या कैलोरीज़ हैं, कितनी कार्बोहाइड्रेट्स की, बजाय इसके कि शुगर फ्री लेबल कर देना, शुगर फ्री मिठाई आ गई, शुगर फ्री आम आ गए। तो ये तो सबसे बड़ी परेशानी है कि हमें सबसे पहले कैलोरीज़ पता होनी चाहिए कि क्या हैं, कितनी हैं कैलोरीज़ के अंदर। तो देखें मशरूबात में तो जैसे बात की ग़ुलाम फ़रीद ने कि मशरूबात में तो बहुत ख्याल करने की ज़रूरत है। आप लेमन का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन देखिए अगर डिपेंड करता है, अगर आपका कंट्रोल बहुत अच्छा है ना तो कोई कभी कभी बदपरहेज़ी करने से आपके एवरेज पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपका HbA1c 6.57 का है, आपकी दवाइयाँ कम है, कभी बहुत मजबूरी होती है, कहीं आप ऐसी दावत में बैठे हैं तो आप कहीं महीने में 1-2 दफ़ा इस तरह की बदपरहेज़ी करने से आपके शुगर का कंट्रोल नहीं होता। लेकिन हमारी हमेशा ये हिदायत रहती है अपने मरीज़ों को कि कोशिश ये करें कि एटलीस्ट 80 से 90% अपनी डाइट पे जितना कंट्रोल कर सकें करें, क्योंकि ये नामुमकिन सी बात है कि कोई शख्स अगर एक दस्तरखान पे बैठा है और वहाँ हर कोई मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान या मुख्तलिफ़ किस्म के खानों का लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है, तो ये नामुमकिन सी बात है कि शुगर का मरीज़ अपने आप को रोक सके। तो कभी कभी उनको इस बात की शायद मेरे ख्याल से इजाज़त देने में कोई हर्ज नहीं है अगर उनका कंट्रोल बहुत बेहतर है। वैसे सलीम ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है कि हम पेशेंट, मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब यार ये लाल शरबत के मेरा रोज़ा गुजरता नहीं। तो मैं तो उन्हें कह देता हूँ भाई आप उसके अंदर शुगर ऐड ना करें और उसके अंदर एक स्पून, एक छोटी सी मिकदार डाल दें ताकि एक साइकोलॉजिकल एक चेंज मिल जाता है उनके अंदर। और जैसे आपने कहा कि भाई मुझे भी मार्केट में बहुत सारे पेशेंट हमें बता रहे होते हैं कि अब शुगर फ्री जो है जामे शीरी के नाम से जो है वो शुगर फ्री आ रहा है, तो हम उनको कहते हैं भाई उसका आप छोटी सी मिकदार जो 1 गिलास पानी में डाल लें, शुगर ऐड ना करें। तो पेशेंट के अंदर एक बड़ा साइकोलॉजी चेंज आ जाता है, ना कि हम पेशेंट से कहें कि यार सब कुछ बंद कर दो, खजूर भी नहीं खाओ, आप शरबत भी ना पियो। तो उनको ऑप्शन देते हैं कि आप जामे शीरी शुगर फ्री ले लीजिए, उसमें शुगर ऐड ना करें, नमकीन लस्सी ले लीजिए, जैसे सलीम ने कहा कि आप नींबू पानी जो घर का बना हुआ उसके अंदर जो है आप सिर्फ लेमन ऐड करें, ब्लैक पेपर ऐड कर लीजिए, वो दे दीजिए। तो पेशेंट का मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक एक सेटिस्फेक्शन आ जाती है रमज़ान, क्योंकि हमारे यहाँ जो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब लाल शरबत के बगैर जो हमारा रोज़ा पूरा नहीं होता। तो ये एक साइकोलॉजिकल भी एक बड़ा एक पेशेंट पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है, उनका कंप्लाइंस अच्छा हो जाता है मेरे ख्याल से। अच्छा सर, मीठे की बात निकली है तो अक्सर हमारे यहाँ जो है ना लोग गुड़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और ये समझा जाता है कि अगर शुगर है तो गुड़ खा लेंगे तो कुछ नहीं होता, चीनी में चाय के साथ भी गुड़ ले रहे हैं या कोई भी जहाँ पे भी शुगर इंटेक है उसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो साइंटिफिकली आप लोग क्या इसको समझते हैं, गुड़ खाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता? नहीं, ये एक मिथ है, गलतफहमी है। शुगर और जो गुड़ है दोनों में कैलोरीज ऑलमोस्ट मोर और लेस सेम है। फ़र्क ये है कि जो हमारी जो शुगर है वो रिफाइंड है और वो एक जो ना हमारी नेचुरल जो है ना हमारी शुगर केन से रिलीज़ होती है। लेकिन गुड़ के अंदर तो इतनी मिठास शामिल है, इतनी शुगर के अंदर शामिल है। लेकिन मरीज़ के अंदर ये होता है कि डॉक्टर साहब ये तो कुदरती है, ठीक है, जिस तरह शहद के बारे में लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये शहद है, ये तो भाई कुदरती है, इसमें मिठास नहीं होती, लेकिन वो भी इतनी मीठी है जितनी शुगर है। फ़र्क सिर्फ है कि वो एक रिफाइंड है, वाइट शुगर है, वो एक ब्राउन शुगर है। बाकी दोनों के अंदर इक्वली मिठास है, दोनों से ही जितना कम से कम इसका इस्तेमाल करें वो ज़्यादा मुफीद है। कभी कभी यूज़ कर लें, जैसे डॉक्टर सलीम ने कहा कि अगर उसका शुगर का लेवल अच्छा रह रहा है, HbA1c अच्छा, टारगेट में अचीव है, तो कभी कभी बदपरहेज़ी, मैं तो अपने पेशेंट को कहता हूँ भाई वीकेंड में बदपरहेज़ी कर लीजिए। एक आसान उनको इंसेंटिव मिल जाता है कि वीकेंड में थोड़ा सा एक लिबरल मिल जाता है पेशेंट को, तो मैं कुछ खा पी लूँगा। बाकी आप शुगर जो उसको जैसे नॉर्मली शुगर अवॉइड करनी है वैसे गुड़ भी अवॉइड करें। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे बहुत से पेशेंट्स जो हैं वो इंसुलिन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इंसुलिन के बेस्ट प्रैक्टिस क्या है रमज़ान के दौरान और इवन रमज़ान के बाद भी जो चेंज आता है तो किस तरह से उसको मैनेज करना चाहिए? क्योंकि आम दिनों में हम रात को खाना खाने के बाद लगाते हैं और रमज़ान के अंदर इफ्तारी के बाद लगाएं। तो अगर उसका HbA1c अच्छा कंट्रोल है
और कोई शुगर गिरती नहीं है बार बार, तो उसके यूनिट को आप सेम एज इट इज़ उसको रखें जितना वो पेशेंट पहले लगाता था रमज़ान से पहले। लेकिन अगर उसकी शुगर गिरती थी और बहुत टाइट उसकी शुगर कंट्रोल की तरफ जा रही है अभी, तो फिर रिकमेंड है कि आप 30% उसके जो है वो इंसुलिन के डोज को कम कर दें। सपोज़ अगर एक शख्स रमज़ान से पहले अगर 30 यूनिट लगा रहा था, तो अब आप रमज़ान में उसको यूनिट को कर दें 20 यूनिट, ठीक है। इसी तरह अगर पेशेंट 70-30 इंसुलिन या मिक्स इंसुलिन जिसको हम कहते हैं, या एनालॉग्स इंसुलिन हम कहते हैं कि जिनको हम प्री मिक्स इंसुलिन कहते हैं, क्योंकि जो कुछ सुबह शाम, कुछ लोग उसको दूध वाली इंसुलिन के नाम से भी लोग जानते हैं, कि सुबह और शाम 2 टाइम इंसुलिन लगाते हैं, यानी नाश्ते से पहले, रात को खाने से पहले, रमज़ान में इसी तरह इफ्तारी के टाइम पे और सहरी के टाइम पे। तो वो शख्स जो पहले सुबह के टाइम का इंसुलिन लगा रहा था वो इफ्तारी पे लेके जाएगा, और जो रात को खाने से पहले इंसुलिन लगा रहा था वो सहरी के टाइम पे। लेकिन जो सहरी वाले इंसुलिन का टाइम में अगर शुगर इसकी बहुत अच्छी कंट्रोल है तो उसको 30 से 50% तक कम करेगा, जबकि सुबह वाले इंसुलिन जो इफ्तारी में जाएगी उसको सेम यूनिट पे रखेगा। अगर उस पेशेंट का अगर बहुत अच्छा HbA1c कंट्रोल नहीं है, 7.5-8 है, तो फिर वो सहरी के टाइम पे भी सेम यूनिट ही रखेगा जितना पहले वो रात को खाने से पहले लगाता था। तो डिपेंड करता है कि तो इंसुलिन की किस्म कौन सी है, दूसरा उसका HbA1c कितना कंट्रोल है, और डाइटरी पैटर्न। अच्छा सर, अभी आपने इंसुलिन की बड़ी ज़बरदस्त बात कही। आप पेशेंट की जब हम बात कर रहे हो तो एक बड़ा मिथ है कि इंसुलिन की डोज़ वो स्किप कर सकते हैं। रमज़ान में जब वो देखते हैं ना कि यार मामलात बेहतर हो गए हैं, तो वो इंसुलिन की डोज़ स्किप करने की सोच रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि अगर इंसुलिन दिन में 3 बार या 2 बार लगा रहे हैं तो वो 1 बार कर लें, और अगर 1 बार वाली है तो वो उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्या ये वाकई में ऐसा होता है, और ऐसे पेशेंट को फिर आप क्या बात करते हैं जब वो रमज़ान के बाद आते हैं? अच्छा देखें शाजिल, ये रमज़ान से पहले डिसीजन होते हैं सारे ना। कुछ मरीज़ कहते हैं कि डॉक्टर साहब रमज़ान में हमें 2 मरतबा इंसुलिन लगाना मुश्किल है, तो हम उनको 1 मरतबा वाली इंसुलिन पे स्विच कर दें, तो हम कहते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। वो हम उनको बता देते हैं आप इफ्तारी के बाद या रात को तरावी के बाद जब डिनर करते हैं, जो मेन मील होता है उसके साथ आप इंसुलिन लगाएं। लेकिन मिड ऑफ द रमज़ान में अगर एक पेशेंट ऑलरेडी लगा रहा है, वो खुद से वो कहता है कि नहीं यार मैं 1 मरतबा लगाऊंगा, 2 मरतबा लगाऊंगा, क्योंकि हर इंसुलिन की अपनी ख़ास एक उसकी हाफ लाइफ जिसको हम कहते हैं कि है। जिस तरह सुबह शाम वाली इंसुलिन उसका असर ही 8 से 10 घंटे का असर है। तो अगर सहरी में लगा रहा है, तो अगर इफ्तारी में अगर नहीं लगाएगा तो फिर इफ्तारी का उसकी शुगर जो इस पीक पर आना शुरू हो जाएंगे 350-400 पे, और उसको शुगर बढ़ने की अलामत आना स्टार्ट हो जाएंगी। इसी तरह कुछ मरीज़ कहते हैं मैं इफ्तारी में लगाता हूँ, सहरी में नहीं लगाता हूँ। अगेन वही सहरी के बाद दिन के औकात में उसकी शुगर जो है वो फ्लक्चुएट होना शुरू होंगे, उसके अंदर वो अलामतें हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर बढ़ने की अलामत आ जाएंगी। तो मेरा तो खैर अपने मरीज़ों पर ये मशवरा होता है कि अगर आप 2 मरतबा लगाना मुश्किल है आपके लिए, तो आप 1 मरतबा इंसुलिन पर आ जाइए। अगर आप 2 मरतबा लगाना चाहते हैं तो फिर हम डोज में उनको एडजस्ट या टाइट्रेट करते हैं। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन करूँगा, जिससे ग़ुलाम फ़रीद ने बात की, जो डायबिटीज़ और रमज़ान की जो गाइडलाइंस है ना, उसको अगर हम देखें तो उसमें ये कहा जाता है कि आपने अपने मरीज़ को जो कि इंसुलिन ले रहे हैं दिन में 2 दफ़ा, सबसे बेस्ट इंसुलिन वो होती है जो कि बेसल बोलस वाली, यानी कि एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लगा दें जो कि 24 घंटे तक उनकी शुगर को कंट्रोल करेगी और इसमें लो होने का रिस्क भी कम होता है। और दूसरी बोलस इंसुलिन जो कि सहरी और अफ्तारी पे लगेगी, उसका फिर फ़ायदा ये होता है कि उसकी शुगर लो होने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, वजह उनके जो कि दिन में 2 दफ़ा वाली इंसुलिन रमज़ान में लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि उसमें फिर आपकी शुगर लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली हमें मरीज़ की कंडीशन को, मरीज़ की जो प्रायोरिटी होती है उसको देख के ही ट्रीटमेंट का डिसाइड करना होता है। कुछ लोगों के लिए नामुमकिन सी बात होती है दिन में 3 दफ़ा इंसुलिन लगाना, तो फिर हमें मजबूरन उनको हिदायत दे के कि शुगर अपनी चेक कितनी दफ़ा करनी है, ताकि दौरान रमज़ान रोज़े की हालत में शुगर लो ना हो, और इसी पे हमारे अक्सर मरीज़ों का कंट्रोल भी बेहतर रहता है और रमज़ान भी खैर आफियत से गुजर जाता है। डॉक्टर सलीम, बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात करी इंसुलिन के हवाले से भी। तो मोटापे की जब बात आती है तो एक और चीज़ का जिक्र आता है जो है GLP। तो ये क्या इन दोनों चीज़ों का लिंक है कि बंदा मोटा अगर हो रहा है तो वो कहता है कि मैं GLP लगा लूँ और उससे जो है मुझे फ़ायदा हो जाए। वंस वीकली भी है, बड़ी आसान भी है, हफ्ते में 1 दफ़ा लगानी है, क्योंकि एक मिथ है कि भाई इंसुलिन से तो वेट बढ़ता है। अब ये क्या इंसुलिन ही है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है? नहीं, देखिए ये तो जो चीज़ है ना, अगर हम रमज़ान को रख के मोटापे की बात करें तो रमज़ान का होना ही एक बहुत बड़ी नेमत है वज़न को कम करने के लिए। तो सबसे पहले तो कोशिश ये की जाए कि हम जितना इस महीने का फ़ायदा ले सकें वो बहुत ज़रूरी है, अपनी डाइट को कंट्रोल करके अपनी खुराक पे जितना बैलेंस कर सके। उसके बाद बात आ जाती है उन ट्रीटमेंट ऑप्शंस की जो कि वज़न कम करने के लिए, और अक्सर हमारे मरीज़ ये पूछते हैं कि वो कौन से इंजेक्शंस हैं जो कि हफ़्ते में 1 दफ़ा लगा के वज़न कम करें। तो वो बिल्कुल GLP-1 एगोनिस्ट, जिनको कहा जाता है सीमाग्लूटाइड, जो कि पाकिस्तान में अब ईज़िली अवेलेबल है, मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल है और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। अच्छा, इसमें फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपका जो मरीज़ अगर इंसुलिन लगा रहा है तो उसकी इंसुलिन की डोज़ कम हो जाती है।
दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है अगर कोई बहुत कम दवाइयों पे है शुगर की, वो गोलियां बंद होने के भी चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तीसरा उसका फ़ायदा ये होगा कि मरीज़ के दिल गुर्दों के लिए भी वो बेनिफिशियल है। यानी ये बातें मैं नहीं कर रहा, ये वो चीज़ें हैं जिस पे मुख्तलिफ़ किस्म के रिसर्च पेपर्स ट्रायल्स हो चुके हैं दुनिया भर में। आज अगर अमेरिका में बात की जाए, अमेरिका में 2020 के दौरान ये वहाँ की तकरीबन अंडर 50 जो मेडिकेशन थी उसमें से इसका शुमार होने लगा था कि जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा लिखी जाने लगी थी, क्योंकि वहाँ पर मोटापे के शिकार अफराद की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है अभी लोगों के जहनों में शक व शुबात मौजूद है, जो कि वक्त ब वक्त ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। लेकिन जो बात यहाँ पर मैं रमज़ान के हवाले से मेंशन करना चाहूँगा कि अक्सर हमारी कोशिश ये रहती है कि अगर कोई हमारे ऐसे मरीज़ जो कि ये मोटापे के लिए इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं या शुगर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हीं की डोजेज़ को हम कोशिश करते हैं रमज़ान में सेम रखें। लेकिन जैसे अभी ईद आने वाली है, ईद के बाद का जो दौरानिया है उसमें अगर हमें डोज़ बढ़ाने की ज़रूरत हो तो हम ईद के बाद बढ़ाते हैं। रमज़ान के दौरान हम अमूमन कोशिश करते हैं कि डोज़ ना बढ़ाई जाए, क्योंकि इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि थोड़ा सा भूख का कम हो जाना, उल्टी मतली का महसूस होना, जो कि सबको नहीं, कम कुछ लोगों को महसूस होते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि रमज़ान में ये डोजेज ना बढ़े। मैं अपनी अगर बात करूं प्रैक्टिस में, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि अगर कोई पेशेंट जो कि रोज़ा रखना चाहता है और मोटापे का शिकार है, तो कोशिश मेरी ये होती है कि रमज़ान में इनका इस्तेमाल फ़िलहाल ना किया जाए अगर वो पहले नहीं लेते थे। अगर रमज़ान में स्टार्ट करते तो इससे थोड़ा सा ख़तरा ये होता है कि मरीज़ को अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, उल्टी मतली वाली शिकायत या भूख कम हो जाए, तो वो फिर इस इंजेक्शन से दूर जाने की कोशिश करता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि ये जो मैं समझता हूँ कि एक गेम चेंजर के तौर पे ये दवाइयाँ आई हैं वज़न कम करने के लिहाज से, इन दवाइयों का इस्तेमाल एक बेहतरीन नतीजा साबित होता है। अच्छा, एक मिनट, ये जो आप बता रहे हैं, जो कि आपने कहा कि इंसुलिन जो है कि मिथ है कि वज़न बढ़ाती है, ये मिथ नहीं है, ये एक हकीकत है कि इंसुलिन की प्रॉपर्टीज़ ये है कि वो वेट गेन कराती है। कुछ ऐसी इंसुलिन है जो आजकल जो ह्यूमन एनालॉग्स हैं जिनको हम कहते हैं, वो वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाती, लेकिन फिर भी वेट ज़रूर इंक्रीज़ होता है। तो GLP इसकी बुनियाद पे एक बड़ी अच्छा एक आजकल एक हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। और अभी बहुत सारी स्टडीज़ ये भी इवन आ रही है कि वो हमारे जो लब हैं उनको थकने नहीं देती है, उनको थकने से बचाती है। क्योंकि डायबिटीज़ का मेन अगर वजह देखें तो मोटापा ही सबसे अहम वजह है, जिसकी वजह पर इंसुलिन जो है वो उसके ख़िलाफ़ जो है क़ुव्वत मुदाफ़त बनना शुरू हो जाती है और वो इतनी इफेक्टिव काम नहीं करती। तो एक साइंटिफिकली प्रूवन है जिसका पेशेंट का वेट अगर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी डायबिटिक की जो मेडिकेशन है वो भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। इवन कुछ ऐसे पेशेंट देखे गए जो भी ट्रायल में शामिल किए गए कि जिनको सीमाग्लूटाइड पे रखा गया, यानी GLP-1 अगोनिस्ट पे, और न्यूली डायग्नोज डायबिटिक पेशेंट है, जब उनको GLP-1 पे रखा गया तो उनकी इवन डायबिटीज़ जो रिवर्ट होना स्टार्ट हो गए, वो जो है वो ड्रग फ्री होना स्टार्ट हो गया, जस्ट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो वन ऑफ द गुड ऑप्शन जो जैसे डॉक्टर सलीम ने कहा कि ये गेम चेंजर मौजूद है। तो गेम चेंजर नॉट इन अ सेंस ऑफ कि वेट रिडक्शन के लिए, बट ओवरऑल कार्डियो मेटाबॉलिक जो प्रोफाइल है कि मरीज़ के जो है वो दिल के अमराज वो भी चांसेस कम हो जाते हैं, शुगर का प्रोफाइल अच्छे हो जाते हैं, और मरीज़ खुद फील करता है कि आई एम हैविंग अ गुड हेल्दी लाइफ स्टाइल, अच्छा एक वेल बींग होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जैसे लोगों के अंदर इस वक्त भी जैसा GLP-1 पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन है, एक बहुत अच्छा ऑप्शन मौजूद है जहाँ पर मोटापे की शरह बहुत बढ़ रही है, जहाँ पर शुगर की शरह बढ़ रही है। एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ हम हमारे अच्छे लाइफस्टाइल को इन क्वालिटी ड्रग्स के साथ अचीव कर सकते हैं। जैसे सर अफ्तारी का टाइम भी है, अफ्तार भी चल रहा है साथ साथ, तो अब सिनेरियो ये है कि अब जाहिर सी बात है रमज़ान के बाद फ़ौरन से जब पेशेंट्स आ रहे होते हैं या जाहिर सी बात है डोज चेंज हो रही होती है, डेफिनेटली वो आप लोगों की तरफ आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे टेस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या रमज़ान के फ़ौरन बाद आप ये रिकमेंड करेंगे कि जो पेशेंट्स हैं वो शुगर टेस्ट, चाहे वो उनका HbA1c हो, अगर कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट कोलेस्ट्रॉल, और उसके साथ साथ कोई भी ऐसा टेस्ट HbA1c के अलावा अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें या BP लेट सपोज, तो मतलब कोई भी जितने भी टेस्ट हैं, तो क्या वाकई में रमज़ान के फ़ौरन बाद कराने चाहिए या फिर जो है वो एज इट इज़ उसी प्रोफाइल के साथ आएँ कि जिस प्रोफाइल पे वो रमज़ान से पहले आपके पास? ये डिपेंड करता है कि मरीज़ ने लास्ट टेस्ट कब करवाया था। अगर तो उसने टेस्ट पिछले 3 महीने पहले करवाया हुआ है तो फिर तो वो ईद के बाद करवा के आपने पर्टिकुलर HbA1c है, क्रेटिनिन्स हैं और लिपिड प्रोफाइल। लेकिन अगर रमज़ान के महीने में करवा गया है तो फिर इतना जल्दी बार बार ज़रूरत नहीं कोई HbA1c भी करवाया, लिपिड प्रोफाइल भी करवाया है। उसके लिए आसान तरीका है कि वो अपनी SMBGs करे, यानी अपनी जो खुद घर में शुगर की मॉनिटरिंग करे, उसकी चार्ट बना के आए। वो ज़्यादा हमारे लिए इफेक्टिव होता है कि देखें कि शुगर की फ्लक्चुएशंस कितनी आती है। क्योंकि हमारे बहुत सारे मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने फास्टिंग शुगर चेक की है मैंने, लेकिन मैं खाना खाने वाली शुगर चेक नहीं करता हूँ, या रात को सोते हुए वाली शुगर चेक नहीं करता हूँ। तो कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनकी खाना खाने के 2 घंटे बाद वाली शुगर बढ़ती है, या कुछ लोगों की जो फास्टिंग के अंदर शुगर बढ़ती है। इवन कुछ वो लोग भी होते हैं जिनकी रात के मिडनाइट पे 2 बजे 3 बजे शुगर गिरती हुई है।
तो जब ये शुगर का पूरा लॉग्स, पूरी डायरी, प्रोफाइल आ जाता है तो हमारे पास एक आइडिया हो जाता है कि कौन से पेशेंट को कौन सी ड्रग को मॉडिफाई करना है और उनको लाइफस्टाइल के लिए या उनको डाइट के लिए किन किन चीज़ों का गाइड करना है। तो इससे शुगर प्रोफाइल बड़ा ज़रूरी है। जब वो ईद के बाद आते हैं हमारे पास तो शुगर की अपनी डायरी या रीडिंग्स बना के ज़रूरत है। सर SFBG की बात करी, SFBG जो चार्ट होता है मेरे ख्याल से 6 या 8 दफ़ा शुगर टेस्ट करनी होती है दिन में। वो रमज़ान में, लेकिन रमज़ान में, ये रमज़ान से हट के रमज़ान के अंदर 7 मरतबा, रमज़ान में 7 मरतबा है। लेकिन टेक्निकली बड़ा मुश्किल होता है कि हम 7 मरतबा पेशेंट कहे कि यार वो 7 मरतबा चेक करें। तो बात ये भी कहते हैं कि भाई खून निकलने से रोज़ा टूट जाता है, कुछ ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा ये एक मिथ है। अब क्योंकि बहुत सारे जो हमारे आलिम या जो मुफ्ती हजरात हैं और जो IDF है और रमज़ान डायबिटीज़ जो डार्क गाइडलाइन है, उन्होंने मुत्तफ़क़ा के तौर पर जो है ना एक गाइडलाइन जारी की है जिसके अंदर रमज़ान के दौरान मरीज़ों को इस बात की इजाज़त दी गई कि वो अपनी शुगर चेक कर सकते हैं। सिर्फ हमारे पाकिस्तान के 2 ऐसे जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं जो अपने जिनके मुफ्ती के हज़रात की तरफ से इजाज़त नहीं है, जिसके अंदर एक बोरी कम्युनिटी है और दूसरा जो शिया हज़रात है, उन लोगों के अंदर जो ना वो रोज़े की हालत में शुगर चेक करना अलाउड नहीं है। बाकी इसका जितने भी दूसरे जो मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं उन सब के अंदर वो रोज़ा चेक के हालत में शुगर चेक करना अलाउड भी है, वो सब चेक भी करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे मरीज़ जो बोरी हज़रात आते हैं ना, तो जब हम उनसे पूछते हैं कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हमें जो है अभी तक शुगर चेक करने की इजाज़त नहीं है। तो फिर हम इसलिए उनकी जो है वो जो ग्लूकोज़ के टारगेट्स हैं ना रमज़ान में थोड़ा वो रिलैक्स रखते हैं, क्योंकि वो शुगर चेक नहीं कर पाएंगे और बार बार शुगर गिरे नहीं। इस तरह शिया हज़रात भी वो भी कहते हैं डॉक्टर साहब हमें इजाज़त नहीं है। तो इन 2 के अलावा बाकी सबको अलाउड है और रोज़े की हालत में आप शुगर चेक कर सकते हैं, इसमें आपका रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह भाई इंसुलिन भी जो है वो रोज़े की हालत में लगाई जा सकती है। इस तरह जो आपको डोज़ लगाना है वो इफ्तारी से पहले, क्योंकि इंसुलिन जो 20 मिनट पहले लगाई जाती है, जो हम कहते हैं कि वो प्री मिक्स इंसुलिन है 20 मिनट या आधे घंटे पहले, तो 20 मिनट या आधे घंटे पहले वो इंसुलिन लगाए और फिर इसके बाद इफ्तार के, तो उससे कोई रोज़ा नहीं टूटता। सर ईद आने वाली है, आखिरी अशरा है, तो आप क्या पेशेंट्स को या लोगों को रिकमेंड करेंगे कि ईद में, क्योंकि जाहिर सी बात है रमज़ान में सिर्फ 1 या 2 वक्त का मुश्किल से खाना हो रहा होता है और ईद में 3 वक्त का खाना, उसके अलावा दावतें अलग चल रही होती हैं, तो मेरे ख्याल से कोई 5-6 वक्त का खाना हो जाता है ये कुल मिला के हैं। साथ में कोल्ड ड्रिंक भी चल रही होती है और वो एक ईदी का क्रेज़ और वो सारी चीज़ें वो बिल्कुल ही अलग है। तो उसमें आप क्या रिकमेंड करेंगे कि भाई किस हवाले से किस चीज़ों को खाए, किन चीज़ों को ना खाए और उसमें क्या एहतियात करनी चाहिए? अच्छा देखिए, ये जो अगर इसका जवाब है ना कि शुगर के मरीज़ क्या खाएं क्या ना खाएं, बदपरहेज़ी किस, अगर हमारा टाइप 1 डायबिटीज़ है, वो लोग जो कि अक्सर टाइप 1 डायबिटीज़ का शिकार होते हैं, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ इंसुलिन पे ही वो चलते हैं, अक्सर बच्चे इसका शिकार होते हैं, तो देखिए उनमें तो हम इतनी इजाज़त नहीं देते कि वो बिल्कुल ही अपनी जो है डाइट में बहुत बदपरहेज़ी करें। उनको अपनी कैलोरीज़ के हिसाब से, अपने कार्बोहाइड्रेट काउंट के हिसाब से अपनी इंसुलिन को डोज़ को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम उनको कहें कि चलें ठीक है ईद का दिन आ गया है और आप जो है ना खूब बदपरहेज़ी कर सकते हैं, एक दिन की तो बात है, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा हाई रिस्क हो जाता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ को बहुत सोच समझ के अपनी डाइट का फ़ैसला करना है और अपनी खुराक के हिसाब से अपनी इंसुलिन एडजस्ट करनी है। जहाँ तक हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो देखें टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों को चाहिए कि वो अगर ईद के दिन हैं या ईद के अलावा बकाया दिन है, तो अगर कोई एक दिन की बदपरहेज़ी हो जाती है 30 दिनों के अंदर, तो उनके शुगर के टोटल एवरेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर 29 दिन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी परहेज़ की है, वर्जिश की है, वॉक की है, खाने का ख्याल किया है, तो इसका मतलब है उस एक दिन की बदपरहेज़ी, क्योंकि डेफिनेटली एक लिमिटेड अमाउंट तक ही बदपरहेज़ी करते हैं, तो उनके लिए कोई इस पर सख्त पाबंदी नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए ईद के बाद अपने मरीज़ों की या ईद से पहले, तो शुगर के मरीज़ों को 5 चीज़ों पे तो ख़ुसूसन अमल करने की ज़रूरत है। और वो 5 चीज़ें क्या क्या है, जिसमें एक तो अपना हमारे मरीज़ों को चाहिए कि शुगर के इलाज में शामिल है शुगर का बाकायदगी से चेक करना, अपने मौलिज के साथ बाकायदगी से विज़िट करना, चाहे अगर कंट्रोल बेहतर है तो 3 महीने में एक दफ़ा, 6 महीने में एक दफ़ा, अगर कंट्रोल ख़राब है तो महीने में भी एक दफ़ा दिखाना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे बात आ जाती है कि हमारे शुगर के मरीज़ों के अपने रूटीन टेस्ट बहुत ज़रूरी है, कि हर वो रूटीन टेस्ट जो कि इनके साल में एक दफ़ा होना चाहिए, जैसे कि किडनीज़ का टेस्ट है, पेशाब का एक टेस्ट होता है, इसको हम कहते हैं स्पॉट यूरिन फॉर एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो, ये ज़रूर चेक होना चाहिए। उनके लिपिड्स के टेस्ट ज़रूर होने चाहिए, उनका HbA1c टेस्ट अकॉर्डिंग टू द कंट्रोल होना चाहिए 3 महीने, 6 महीने, साल में एक दफ़ा। इसी के साथ साथ आँखों का मुआयना हमारे शुगर के मरीज़ों का ज़रूर होना चाहिए एक दफ़ा साल में, ताकि हम जो शुगर की वजह से बिनाई चली जाती है उससे बचाया जा सके। पैरों का मुआयना मैं सबको मशवरा दूंगा, कोई भी मरीज़ शुगर का क्लिनिक पे एक दफ़ा है तो पैरों का मुआयना, पैरों पे एक दफ़ा ज़रूर नज़र डालें, क्योंकि अक्सर मरीज़ जो शुगर के होते हैं उन्हें एहसास नहीं होता और उनके पैरों में ज़ख़म बन जाते हैं, उनको कील चोट लगेगी, उनको एहसास नहीं होता, तो उनके पैरों का मुआयना ज़रूर करें।
और कोशिश ये क्या करें कि अपने मॉलेज के साथ अपनी डोज एडजस्टमेंट ज़रूर किया करें। तो देखिए ये 4-5 चीज़ें हैं जो कि हमें रमज़ान के बाद, रमज़ान से पहले और साल में एक दफ़ा इन चीज़ों का ख्याल करके ना सिर्फ शुगर की कंट्रोल को बेहतर कर सकते बल्कि लॉन्ग टर्म में, यानी कि आने वाली जो शुगर की पेचीदगी है उनसे भी हम बच के रह सकते हैं और आने वाले वक्तों में हम कम से कम दवाइयों पे भी रह सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से सलीम जो शाजिल का सवाल है उसके लिए वैसे एक बड़ी अच्छी एडवाइस भी है मेरी कि डायबिटिक पेशेंट के अलावा हम जनरल पब्लिक को भी एक मैसेज ज़रूर दें कि भाई जो मिठास या शुगर की जो रोकथाम है वो सिर्फ उनके लिए ज़रूरी नहीं है, जनरल पब्लिक के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है। जो हम जो फैंसी किस्म के जो डिज़र्ट्स हैं, जो केक्स हैं, जो मिठाइयाँ जो हम ईद के दिनों में जो इतना ज़्यादा इस पर हम स्पेंड भी कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, उसको डिस्करेज करें। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट वो जब दूसरे लोग खा रहे होते हैं तो वो बेचारा कहता है मैंने कौन सा गुनाह किया, ईद तो मेरे लिए भी है। तो जब दूसरे फैमिली मेम्बर्स खा रहे हैं तो मेरे ख्याल से अगर दूसरे फैमिली मेम्बर्स या दूसरे लोग अगर उस चीज़ को खुद जो है अपनी शुगर्स को कट डाउन करें तो मेरे ख्याल से डायबिटिक पेशेंट के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अगर हम खुद ही अगर जो है डिज़र्ट्स ऑर्डर ना करें, हम खुद जो है ना फैंसी केक्स ना खाएं, हम खुद मिठाइयाँ ना खाएं और घर में नॉर्मल रूटीन में या ईद के दौरान इन मिठाइयों की जो है कम से कम उसको हम लेके आएँ, रिस्ट्रिक्ट करें, तो मेरे ख्याल से डायबिटिक पेशेंट ऑटोमेटिकली इतना मोटिवेट हो जाएगा कि यार जब ये लोग नहीं खा रहे तो मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ तो मुझे तो खुद नहीं खानी चाहिए। असल में अगर मैं बात करूँ ना, अगर हम अपनी आने वाली नस्लों को इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचाना है, यानी कि शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसऑर्डर से अगर बचाना है, अगर हम अपनी आने वाली नस्ल को, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को या जो बच्चे नए नए किसी पार्टिसिपेट करते हैं और वहाँ कामयाबी हासिल करते हैं, उनको हम रिवॉर्ड के तौर पे पिज़्ज़ा खिलाते हैं, बर्गर खिलाते हैं, अगर शायद हम रिवॉर्ड में इनाम के तौर पे खाना पीना इस तरह का बंद कर दें तो शायद हमारे बच्चों को एहसास हो जाएगा कि खाना ही सिर्फ इनाम नहीं होता, क्योंकि इस तरह के खाने ही आगे चल के इनको आदी बना देंगे और इनको इन बीमारियों का अच्छा, मैंने अपने घर से ही स्टार्ट कर लिया। हमने हमारे बच्चों के लिए जो ना डिज़र्ट्स, मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स ये बंद कर दी। कोशिश कर दें कि किसी शादी में, किसी पार्टीज़ में जाते हैं वहाँ हम जो है वो ज़ीरो ड्रिंक्स या जो शुगर फ्री आती है उसमें कैलोरीज कंपैरेबली कम है, लेकिन मिठाइयाँ, केक वो हमने और घर में भी जूसेस वगैरह वो हमने सब बंद कर दी। कि कोशिश करते हैं कि हम खुद भी अगर चाय भी पीते हैं ना वो भी विदाउट शुगर। ये चीज़ें अगर घर से ही शुरू होना तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल है। कम्युनिटी के अंदर अगर हम जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है, जो शुगर के मरीज़ नहीं है, अगर हम उन्हीं से शुरुआत करें तो मेरे ख्याल से हमारे 30% भी अगर जो है वो शुगर के मरीज़ मोटिवेट हो जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को हम कम कर पाएंगे और उसकी वजह से शुगर्स के रेट को हम बहुत कम कर पाएंगे। जैसे हमारे ट्रेडिशनल भी ईद के दौरान आएंगे और शीर खुरमा भी बनेगा, फिर मिठाइयाँ भी होंगी, फिर हलवे जात भी आएंगे, तो हम उसको अगर हम घर में ही कट डाउन कर लें तो डायबिटिक पेशेंट वैसे ही उसको कम स्टार्ट करेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। चलो भाई, आप लोगों को बहुत शुक्रिया कि आपने एक बड़ा अच्छा एक एनवायरनमेंट सजा दिया है यहाँ पर। बहुत अच्छा। और मेरे ख्याल से मरीज़ों के लिए अच्छा इनिशिएटिव है, एक मैसेज है अच्छा उनके लिए, और मेरे ख्याल से ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि आप इसको नॉर्मल पब्लिक की तरफ इसको ज़रूर ले जाना चाहिए, क्योंकि वही बात कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो है वो सफ़र ना करें। ये रोड पे आना चाहिए, रोड शो जाए और रोड पे वाकई में आ जाना चाहिए, होना चाहिए। आवाम की भी तो पता लगे ना, पब्लिक क्या सुनना चाहती है, भाई हमारी क्या चाहती है। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन्स हैं, हम आज जो ये जो काम करेंगे हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला, और मुझे उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस ने ज़रूर आपकी स्टॉक से बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।